गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आज भी हम लोग जो है अपने 15 क्वेश्चनों का एक पेपर सेट करेंगे। उसके अंतर्गत आपको जो है इन क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं और आपको अपना स्वयं का जो है वो मूल्यांकन करना है, बराबर ना। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है अपनी क्लास को एक बार जो है वो लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी से, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जो है वो जुड़ जाए, बराबर ना। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को जल्दी से भाई आ जाओ, भाई लाइक आ जाओ, शेयर कर दो। ओके, जल्दी से आ जाओ। कौन? संजीत फौजी। ओके चलो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन बोर्ड पर आपको जो है जो अपने दिखाई दे रहा है आज का क्वेश्चन है कि बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, यांत्रिक, गतिज, स्थितिज या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजो इसका आंसर। संजीत फौजी, रविंद्र सिंह, पूरन सिंह भाटे, ओके, सौरभ नेगी, यस बहुत अच्छा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या होगा? बहते हुए पानी में कौन सी जो है एनर्जी होती है? जय हिंद अचल सिंह, जल्दी से आंसर दो। धर्मेंद्र गोदारा, श्याम सिंह सोडा, जल्दी से आंसर भेज दो। श्री आर सियाल, बहुत अच्छा, शाबाश। सभी का एक ही आंसर आ रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा, बी, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, राइट, यस। आगे चले हम लोग। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता ही है कि बहते हुआ जो पानी जो होता है उसके अंतर्गत हमेशा ही कौन सी एनर्जी पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। और जैसे बांध के जो पीछे का पानी है वो कौन सी एनर्जी में होती है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर के क्या बनाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ओके, यस। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गति का तीसरा समीकरण है। तो जल्दी से आंसर दो भाई, गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? ठीक है, ओके, चलो। गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? जल्दी से आंसर दो। सेकंड नंबर क्वेश्चन का गति का तीसरा समीकरण है। जय हिंद श्री श्योर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। रविंद्र, पूरन सिंह, तो भाई जल्दी से आंसर भेजो भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन का अचल सिंह ने सी आंसर दिया, सी आर श्योर ने बी, मनोज जोधपुर बी आंसर, बहुत अच्छा। सौरभ नेगी, रितेश, उगम, श्याम, मनोज, बहुत अच्छा। अचल सिंह, वेरी गुड भाई, शाबाश। यानी कि बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो जो बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अपने क्या होता है? गति का सेकंड नियम, तीसरा नियम है, बराबर ना। गति का ये कौन सा समीकरण है? तो तीसरा, गति का तीसरा समीकरण है, बराबर। ओके, बहुत अच्छा, यानी ओके, हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा, बी 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 बी। चलो, तो ये ध्यान में रखना है, गति का तीसरा समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बल का सूत्र है। बल का सूत्र क्या होता है? F इज इक्वल टू एम स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर। बी नंबर ऑप्शन, F इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर, F इज इक्वल टू एम ए, या F इज इक्वल टू एम अपॉन ए। जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर भेजो भाई, क्या होगा? गति के द्वितीय नियम से न्यूटन ने क्या बताया था? वही तो आंसर है। न्यूटन के नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और यह न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, ध्यान में रख लेना, ओके, हाँ जी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, द्वितीय नियम के अनुसार F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का जो है वो सूत्र प्राप्त होता है। कौन सा सूत्र? तो F इज इक्वल टू एम ए प्राप्त होता है, बराबर ना। सेकेंड नियम के अनुसार न्यूटन के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है।
और द्वितीय नियम को हम लोग आवेग समय के नियम से भी जानते हैं, न्यूटन का। ओके, न्यूटन ने अपने जो नियम जो है वो 3 नियम दिए थे गति के, तीनों नियम जो है वो प्रिंसिपिया बुक में दिए थे। ये चीज भी ध्यान में रखने वाली है, बराबर। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? हाँ जी, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उतना ही सिंपल क्वेश्चन है, बराबर ना। तो जल्दी से आंसर दो, ध्वनि तरंगे किसके कारण जो है वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? बहुत अच्छा, शबाश। श्याम सिंह चोड़ा, सुवेला, ओके। ओंकार सिंह, बहुत अच्छा। रितेश, यस। संजीत फौजी, ओके। ओंकार सिंह, बहुत अच्छा। परिवर्तन, परावर्तन, हाँ, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। भाई ए नंबर ऑप्शन कौन दे रहा है? ये रितेश राज आर्मी बॉय, ए कैसे दे रहा है भाई? अपवर्तन के कारण थोड़ी होता है भाई। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो भाई सीधी सी बात है कि प्रतिध्वनि जो होती है वो परावर्तन के कारण ही तो उत्पन्न होती है। परावर्तन यानी कि परावर्तन क्या होता है भाई? प्रकाश में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रकाश तरंग का किसी अपारदर्शी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। इसी प्रकार साउंड जो है वो इस माध्यम से टकराकर इसी माध्यम में वापस आती है, तो ये क्या होता है? परावर्तन होता है, सीधी सी बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चले भाई, चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक्स किरणें हैं, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रोटॉन या रेडियो तरंगे? जल्दी से आंसर दो भाई, एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें क्या है? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें क्या है? जल्दी से आंसर दो। एक्स किरणें जो है वो कौन सी चुंबकीय तरंगे है भाई? जल्दी से आंसर दो, कौन सी चुंबकीय तरंगे है? एक्स किरणें कौन सी चुंबकीय तरंगे है? जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छा, शाबाश। बी नंबर ऑप्शन, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। भाई सही लिखो एक तो, ठीक है ना। एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके, यस। तो एक्स किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। चलो ठीक है, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन अपना ये है, सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से होती है, क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में कोई उलझेगा नहीं। सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से आंसर भेजो, क्या होगा? सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से होती है, कम, अधिक, बराबर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, बहुत अच्छा, बी आंसर आ रहा है सभी का। बी 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 आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। ध्वनि से अधिक, हाँ बिल्कुल सही है। सुपरसोनिक यान जो होते हैं ना, उनकी
जो गति जो होती है वो ध्वनि से क्या होती है, अधिक होती है। बहुत अच्छा, शाबाश, सभी का आंसर सही है। हल्की हुए, हली नहीं हुए, हली मतलब अधिक हुए है। आई बात समझ में ना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। सुपरसोनिक यानों की गति जो होती है वो ध्वनि से क्या होती है, अधिक होती है। बराबर, यस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आंसर दो, फटाफट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। सबसे कम साउंड की चाल जो है वो किस में होती है? जल्दी से आंसर दो। सबसे कम किस में होती है ध्वनि की चाल? ठोस में, गैस में, द्रव में, या इनमें से कोई नहीं? ठोस, द्रव, गैस, किस में जो है ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? ठोस, गैस, द्रव, किस में होगी भाई? जल्दी से आंसर दो। और मार्ट साहब के हाल है लव दिया इंस्टाग्राम लाइव। ओहो, श्याम सिंह सोडा वाला, बहुत अच्छा। सौरभ भाई, हालचाल तो मार्ट साहब के तो ठीक ही है। अनिल, श्याम, सुखवीर, धर्मेंद्र, सिया श्याल, ओंकार सिंह, अचल सिंह, बहुत अच्छा आंसर दो रहे। कोई सी भी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है। अरे ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? आपको इतना ही नहीं पता है क्या? ठोस, द्रव, गैस, किस में होगा या किसी में नहीं? तो सीधी सी बात है कि हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे कम जो है भाई, सबसे अधिक तो किस में होगी? सीधी सी बात है, ठोस में होगी। उसके बाद किस में होती है? द्रव में। और उसके पश्चात किस में होती है? गैस में। यानी कि इस ध्वनि की चाल सबसे कम जो है वो गैस में होगी। ध्यान में रख लेना, जो डी आंसर दे रहे हैं ना वो उनके दिमाग में निर्वात चल रहा है कि निर्वात में होती है। जी नहीं, निर्वात में 0 होती है, मतलब ध्वनि चाल चलती नहीं है, ध्वनि चलती नहीं है। आई बात समझ? यानी ध्वनि की चाल 0 होती है। बराबर ना? इसलिए सबसे कम जो है ध्वनि की चाल गैस में होती है और सबसे अधिक जो होती है वो ठोस में होती है। राइट, ओके। आगे चलते, यानी कि इसमें सबसे कम पूछिए तो कम किस में? यानी कि ये है। ओके, आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अमीटर परिपथ के साथ प्रयुक्त होता है सैन्य क्रम में, लंबवत, समांतर क्रम में, या इनमें से कोई नहीं? अमीटर परिपथ के साथ प्रयुक्त होता है। जल्दी से आंसर दो भाई। अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कौन से क्रम में अमीटर को लगाते हैं? सैन्य क्रम, लंबवत, समांतर क्रम, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो भाई, कौन से क्रम में लगाते हैं? कई बार आपको मैं बता चुका हूं, एग्जाम होगा क्या 24 अप्रैल को? हाँ, 24 अप्रैल को जो है होने के चांसेस बहुत अधिक है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, श्याम सिंह सोडा सुवेला, बहुत अच्छा। अनिल, सबास, धर्मेंद्र, मोनू रावलात, पदम, उगम, सुखवीर, श्याम, ओके, सबास। रितेश राज आर्मी, बहुत अच्छा। ए आंसर आ रहा है, यानी कि सैन्य क्रम में। जी हाँ, बहुत अच्छा, सबास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आपने दिया है, यानी कि सैन्य क्रम, यानी कि सैन्य क्रम में ही लगता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा सैन्य क्रम में ही लगाते हैं। आई बात समझ में ना? कौन से क्रम में लगाते हैं? सैन्य क्रम में। ओके, हाँ, ये चीज ध्यान में रखनी है। बराबर ना? ओके, चलो ठीक है, आगे चले। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा ही सैन्य क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा ही हम लोग जो है समांतर क्रम में लगाते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, याद रखना है अपना, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा ही हम लोग जो है वो कौन से क्रम में लगाएंगे? तो समांतर क्रम में लगाएंगे। राइट, ओके, आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, शुष्क सेल का विभव होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई कि शुष्क सेल का विभव कितना होता है? 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.4 एंड 1.5 वोल्ट। जल्दी से आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
घरेलू परिपथ समांतर क्रम में, हाँ बिल्कुल, घरेलू जो अपने घर के जितने भी सारे उपकरण होते हैं फ्यूज को छोड़कर जितने भी होंगे घर के सारे उपकरण हमारे समांतर क्रम में ही लगे होते हैं, बराबर ना। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो क्वेश्चन का आंसर दो। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी आंसर आ रहा है 1.3। बी दे रहे हो कि डी दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप? यस, अचल सिंह, मोनू रावलौद 1.5 वोल्ट, बहुत अच्छा, सबास क्रिस्टियल, उगम सिंह, पदम सिंह, बहुत अच्छा, पूरन सिंह भाटी, वेरी गुड, सबास अनिल, बहुत अच्छा भाई, सबास। यानी अधिकांश स्टूडेंट ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है, यानी कि 1.5 वोल्ट। यस, शुष्क सेल का जो विद्युत विभव, शुष्क सेल का जो विभव जो होता है, यानी कि शुष्क सेल के विभव का जो मान जो होता है वो हमेशा ही अपने कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे 1.5 वोल्ट ही होगा। ओके, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बराबर ना। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चले क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, यानी कि ऊष्मा संचरण की किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो गर्म होगा? आपको पता होगा कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती है। एक हमारे पास में होती है संवहन, एक चालन और एक होती है विकिरण विधि, बराबर ना। चलो, चालन विधि जो होती है वो हमेशा ही ठोसों में होती है, बराबर, और संवहन विधि जो होती है वो द्रव व गैसों से होती है, बराबर, द्रव व गैस में होती है, बराबर। और विकिरण विधि जैसे कि सूर्य के द्वारा, बराबर ना, सूर्य के द्वारा पृथ्वी तल का गर्म होना, तो वो विकिरण विधि होती है, बराबर। ओके, तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा? संवहन, चालन, विकिरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर लगा करके आंसर। ओके, बहुत अच्छा, दे भी दिया। कोई ए आंसर, किसी का सी आंसर, बामेर कल्चर का जो है वो सी आंसर आ रहा है, बाकी सभी का ए आंसर आ रहा है। विकिरण विधि, क्या बात है, कोई विकिरण विधि, सिर्फ एक का आंसर दे रहा है, ये क्या लिखा है, बारमेर कल्चर, ये सी आंसर दे रहा है, बाकी सभी का आंसर ए आ रहा है। बहुत अच्छा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ए आंसर दे रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों कि पृथ्वी का जो वायुमंडल जो होता है वो हमेशा ही संवहन विधि से ही गर्म होता है। अरे वायुमंडल क्या होता है? गैसों का जो है बहुत बड़ा मंडल, गैसों का मिश्रण वायु कहलाती है, वायु धन मंडल। आई बात में, वायु किसे कहते हैं? गैसों के मिश्रण को ही तो हम लोग वायु कहते हैं, और मंडल का मतलब होता है घेरा, यानी वायु के चारों तरफ के जो घेरा होता है उसी को तो वायुमंडल कहते हैं। और उसमें जो है गैस, आपको पता है द्रव और गैसों में जो है ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि आती है? संवहन विधि। आई बात समझ में? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल गर्म होता है। चलो भाई सेम क्वेश्चन है, जल्दी से अब आंसर जो है वो गलत मत देना। क्वेश्चन अपना था पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, और क्वेश्चन नंबर 11 है वायुमंडल गर्म होता है। अब आंसर दो भाई, वायुमंडल गर्म होता है। क्वेश्चन सेम ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो सेम है और सेम ही इसका आंसर है, बराबर ना। ओके, तो अभी ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था संवहन विधि से, बराबर ना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अम्ल लिटमस पेपर को बदलते हैं, नीले से लाल, लाल से नीला, ए एंड बी। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जल्दी से इसका आंसर भेजो, क्या होगा? अम्ल लिटमस पेपर को बदलते हैं भाई, किस में बदलते हैं? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर?
शाबाश, जल्दी से आंसर भेजो, क्या होगा? अम्ल लिटमस पेपर को बदलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि अम्ल जो होते हैं वो अनिल होते हैं। कौन होते हैं? अनिल। ओके, अम्ल क्या होते हैं? अनिल होते हैं, बराबर ना। और ये ध्यान में रखना है, अनिल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में बदलता है? तो लाल लिटमस पेपर में। यानी कि नीले से लाल, यानी सभी का आंसर, लगभग सभी ने सही आंसर दिया है। किसी का भी जो है, हाँ बहुत अच्छा, अनिल। पदम, श्याम, लव, ओके, सुखवीर, श्याम, बहुत अच्छा। शिवम कुमार, पीएच वैल्यू 7 से कम, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है? तुक्का नहीं मारना है, बड़े सोच समझ के देना है, ऑप्शन काट के आंसर देना है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? और सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम लोग इसको कर भी चुके हैं। ओके, सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। अम्ल खाने के बाद आंखें लाल हो जाती है। अम्ल खाने के बाद आंखें लाल हो जाती, बारमेट कल्चर पता नहीं। अच्छा, अम्ल खाने के बाद में, अफीम खाने के बाद में, सीधा सीधा बोलो तो भाई अफीम नहीं खानी है। अफीम अलग चीज होती है, ये अफीम वाला जो होता है वो अम्ल होता है, और अपन जो पढ़ते हैं वो अम्ल होता है, ठीक है ना, एसिड वाला। ओके चलो ठीक है, सी आंसर आ रहा है, यानी कि सी यानी कि ओटोहॉर्न, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ओके, यानी कि हम लोग सी आंसर पे जाएंगे। यानी परमाणु बम का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ओटोहॉर्न ने किया था, बराबर। यस, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। दो भाई, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाई जल्दी से आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। जल्दी से आंसर भेजो, क्या आंसर होगा? ओके, बहुत अच्छा, शाबाश, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? शाबाश। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग हम लोग जो है वो जीवाश्मों की आयु को निर्धारण करने के लिए, जीवाश्मों की आयु को फाइंड आउट करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि हम लोग जो है C14, कार्बन के C14 समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कार्बन के C12, C13 और C14, ये जो है अपने पास में क्या होते हैं? 3 समस्थानिक है। C12 का उपयोग हम लोग परमाणु भार के अंतरराष्ट्रीय मापक में करते हैं, और C14 का उपयोग हम लोग जो है वो कार्बन डेटिंग विधि में जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने के लिए करते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। 14, यस, शिवम कुमार बिल्कुल सही है, 6C14, ठीक है ना। चलो भाई आगे चले, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो इसका। परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो किसने विकसित किया? देख लो अब, अल्फ्रेड नोबल ने, फेराडे ने, या बोहर तथा रदरफोर्ड ने और वोल्टा ने?
भाई सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 15 का सोच समझ के आंसर दो। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? सिसोदिया जी। 15 का सी आंसर आ रहा है। कुंदन सिंह, क्या बात है। रितेश, पदम, क्रिश्चियल्स, अनिल, शाबाश। सियोल ने तो अपना रिजल्ट ही बता दिया है, यानी कि 15 में से 14 राइट है। बहुत अच्छा, शाबाश। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी ने, यानी कि इसका। अरे कुंदन सिंह देख लिया, जय हिंद, जय हिंद कुंदन। संजीत, अनिल, बहुत अच्छा, यानी कि सी बोहर तथा रदरफोर्ड ने, भाई बोहर तथा रदरफोर्ड ने ही तो है परमाणु संरचना का जो है मॉडल जो है वो दिया था, बराबर ना। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के सारे 15 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। जल्दी से अपने जो है एक बार आप रिजल्ट हमें बता दीजिए, आपके कितने हैं राइट। जल्दी से आंसर दो भाई, किसके कितने राइट है। नरेंद्र, कुंदन सिंह, बाय, जल्दी से। अचल सिंह के 12 राइट है, बहुत अच्छा, शाबाश भाई। जब से ज्यादा राइट करना सीखो, ठीक है ना। बहुत अच्छा, 13, जिसके आज 13 राइट हुए हैं, कल जो है 15 में से 15 राइट होना चाहिए। ओके, पूरन सिंह के जो है 15 में से 15, बहुत अच्छा, शाबाश। सौरभ नेगी के 14। ओके, यानी कि बहुत अच्छा है। ये हमेशा वाले स्टूडेंट है जिनके 15-14 नंबर आते हैं, बहुत अच्छा है, शाबाश। आप लोग कंटिन्यू जो है वो तैयारी करते रहो, ओके, और तैयारी आपकी बेटर रहेगी। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे अब समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे अपने इसी समय मिलेंगे, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।